हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और अब हम नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हाफ ईयरली के बाद। राइट, नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे करके पूरा सोशल साइंस का सिलेबस निपटा लेंगे और हम बोर्ड्स की बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं। जो हमारा सैम्पल पेपर आया है, रिलीज हुआ है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस भी करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे, सब करेंगे। ऑल पूरे कहते हैं ना, ऑल राउंड हम तैयारी करने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पे, सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग आई एम गोना टीच यू एंड आई एम गोना टीच यू इन अ रॉकिंग वे। हम केस बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। हम वन शॉट रिविजन्स भी लेके आएंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे सॉल्व, सब लेके आएंगे। फिलहाल हम चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। जब हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर अभी क्योंकि बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा चैप्टर को समझना, क्योंकि सैम्पल पेपर भी जो आया है ना, उसमें भी दे हैव फोकस्ड ऑन, कहते हैं ना, स्टोरी पे। आपको कहीं ना कहीं स्टोरी से क्वेश्चन पूछा, तो आपको स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर हम रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेरी नाइस चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर। ये जो आज हम इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, आज जो हम इतनी बड़ी बड़ी कहते हैं ना, इतनी विशाल इंडस्ट्रीज देखते हैं, तो उनकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आया ये इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले तो देखो यूरोप में आया, और यूरोप में भी सबसे पहले ब्रिटेन में आया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है और स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो भाई इसके दो पार्ट्स आएंगे बेटा, है ना। दो पार्ट्स आएंगे बच्चों इसके। ये पार्ट 1 है, फिर आएगा पार्ट 2। दो पार्ट्स में हम पूरा चैप्टर कर लेंगे और बहुत इजी पीजी चैप्टर है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। और तो और क्या बताऊं मैं भाई, ये जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ये एकदम आपके एकदम शॉर्ट सिंप्लीफाइड नोट्स हैं। तो आप इनको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे ऐप पे भी इनको देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां जाके इसको डाउनलोड करो, प्लीज डाउनलोड देम एंड टेक एडवांटेज ऑफ देम, राइट। ओके, सो दिस इज द पार्ट 1, है ना। सो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लास 10th पार्ट 1, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ओके, सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल का scanner, so do scan it and what John can you join our telegram channel, है ना। और ताकि आपको अच्छी अच्छी डेली नोटिफिकेशंस मिल सके, जल्दी जल्दी, और नोट्स मिल सके, ठीक है। ओके भाई, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन भाई सबसे पहले ये देखो क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले भाई ये जान लो, स्टार्ट हुआ था कहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन? ठीक है, स्टार्ट कहां से हुआ? स्टार्ट हुआ ब्रिटेन से। ब्रिटेन एक यूरोप में एक नेशन है, ठीक है। ओके, यूरोप है, यूरोप में बहुत सारे नेशन हैं। ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, सो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं, जिसमें से ब्रिटेन एक नेशन है। तो ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे पहले इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ओके, तो भाई आप देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होता है। तो ये 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है बेटा, है ना, कि what was the starting point of the industrialization in Europe? So Britain was the starting point, right? ब्रिटेन में हुआ, ठीक है। So इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? देखो ये तो सब आपको पता है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिसेंटली, मतलब रिसेंटली ऐसा नहीं कि 10-20 साल, पर अभी जो मॉडर्न एरा आया, जो मॉडर्न टाइम्स आए, वहां पे आई हैं। उसके पहले क्या होता था? उसके पहले एग्रीकल्चर देखा जाता था, है ना। एग्रीकल्चर देखा जाता था, हाथ से काम कर रहे हैं लोग, है ना। पॉटर्स जो हैं हाथ से बना रहे हैं, ठीक है। पॉट्स बना रहे हैं हाथ से, कपड़े का काम हो रहा है, चिकन करी का काम हो रहा है हाथ से, है ना। साड़ियां बन रही तो उसमें जरी का काम हाथ से हो रहा है। तो हाथ से काम होता था और उस काम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी बेटा, ठीक है। काम जो होता था लोग हाथ से करते थे। देखो अब मैनुअल वर्क है, इंडस्ट्रीज के वजह से क्या हुआ, काम बहुत इजी हो गया,
ठीक है, मशीन्स आई नई नई, तो काम बहुत जल्दी होने लगा और बहुत इजी हो गया था। ठीक है, पहले क्या होता था, आदमी औरतें मिलके हाथ से काम करते, मैनुअल वर्क करते थे, तो थोड़ा टाइम लगता था काम करने में। ठीक है, काम को कंप्लीट करने में, है ना। जैसे मान लो इंडस्ट्रीज की वजह से एक दिन में 50 साड़ियां बन पा रही हैं, तब एक दिन में शायद 2 ही बन पाती थी, सबके वो भी सबके मेल जोल के काम से भी। ठीक है, तो ये थी थोड़ा, क्योंकि हाथ का काम होता है तो भाई थोड़ा स्लो होता है, लोग भाई धीरे धीरे करते, बारीकी से करते हैं ना, तो ऐसा होता था, तो टाइम ज्यादा लेता था और भाई प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो ये सारी चीजें सॉर्ट हुई ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, राइट, प्रोडक्शन बढ़े, है ना। मार्केट में आपके पास गुड्स ज्यादा हो, आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स हो बेचने के लिए। तो ये था भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत कुछ हुआ, अच्छे चेंजेस भी आए हैं ना हमारी सोसाइटी में, डेवलपमेंट भी हुआ, और कुछ डीमेरिट्स भी थे, जैसे लोगों का काम चला गया, है ना। लेबर जो थी इतनी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी, राइट, क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा थी पर उतना जॉब्स उतने थे नहीं। तो बहुत कुछ अभी हम देखेंगे, चैप्टर में भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन इकोनॉमी इज ट्रांसफॉर्म्ड from primarily agriculture to one based on the manufacturing of goods। वही चीज लिखी है जो मैंने बताई कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले इकोनॉमी थी। जो इकोनॉमी क्या होती है, एक सिस्टम होता है जो पैसे की बात करता है। ठीक है, सो अ सिस्टम which talks about the money of the nation is known as economy। ठीक है, तो इकोनॉमी जो हुआ करती थी वो एग्रीकल्चरल हुआ करती थी, मतलब जो पैसा आ रहा है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर, फूड प्रोड्यूस करके, ग्रेन्स प्रोड्यूस करके, एग्रीकल्चर करके पैसा आ रहा है। पर अब क्या हो गया था, अब ये इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो रही थी इंडस्ट्रीज के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के ऊपर, कि इंडस्ट्रीज में, कारखानों में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो गुड्स जो है मार्केट में जाके बिक रहे हैं, तो उस पे जो है इकोनॉमी डिपेंडेंट हो गई। तो ये जो शिफ्ट हुआ ना बेटा, ये जो शिफ्ट हुआ इकोनॉमी का, है ना, जहां पे वो एग्रीकल्चरल से क्या बन गई, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की तरफ शिफ्ट हो गई, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, कि जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी वो इंडस्ट्रियल बन गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। आई होप आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 2 वर्ड्स देख रहे हैं, ओरिएंट। ओरिएंट क्या भाई, द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन के ईस्ट में जो कंट्रीज थी, यूजुअली रेफरिंग टू एशिया। ठीक है, उनको हम कहते थे एशिया। ओके, द टर्म अराइजेस आउट ऑफ अ वेस्टर्न व्यू पॉइंट दैट सीज दिस रीजन एज प्री मॉडर्न, ट्रेडिशनल एंड मिस्टीरियस। ये जो टर्म है ना, ये जो ओरिएंट टर्म है, ये आया कहां से, ये वेस्टर्न लोगों का व्यू पॉइंट है। देखो, मेडिटेरेनियन आ गया, ठीक है, मेडिटेरेनियन के ईस्ट में क्या है, एशिया है। ओके, दिस इज एशिया एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है, ये वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे जो हमारी अमेरिका हो गई, ठीक है, यूरोप हो गई, ये वेस्टर्न कल्चर, ये वेस्टर्न कंट्रीज मानी जाती हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न लोगों का व्यू पॉइंट क्या था कि जो एशिया वाली कंट्रीज है ना, ये मॉडर्न नहीं है उतनी, ये ट्रेडिशनल है और ये मिस्टीरियस है। ठीक है, ये भैया इनका मानना था। ओके, अब प्रोटो का मतलब क्या होता है भाई, प्रोटो मतलब क्या होता है, क्या होता, इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग पब्लिश्ड। मतलब अभी हम एक चीज देखेंगे, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली टाइम हम देख रहे हैं। तो प्रोटो मतलब जो अर्ली फॉर्म है, जो स्टार्टिंग वाला फॉर्म है किसी भी चीज का, दैट इज प्रोटो। ओके, अब आता है भाई प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये देखेंगे। तो सबसे पहले भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, यूरोप में ना, पूरे यूरोप में गिल्ड्स हुआ करते थे। ठीक है, गिल्ड्स हुआ करते थे। ये क्या होते थे, ये ग्रुप हुआ करते थे, ग्रुप या फिर यूनियन हुआ करते थे। ठीक है,
जो कि आगे हम देखेंगे क्या करते थे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द स्टेज व्हेन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन took place in the absence of modern factories for the international market। देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी इंटरनेशनल मार्केट में सामान बेचा जा रहा है और वो इन द एब्सेंस ऑफ मॉडर्न फैक्ट्रीज बेचा जा रहा है, मतलब मॉडर्न फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई है तब भी सामान जो है बेचा जा रहा है, इंडस्ट्रियल मार्केट में बेचा जा रहा है और अच्छा खासा इंडस्ट्रियल, कहते ना अच्छे खासे लेवल पे प्रोडक्शन हुआ करता था, है ना, हुआ करता था भाई। मॉडर्न फैक्ट्रीज के होने के मतलब आने के पहले भी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता था और कहाँ इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता था। तो ये उस टाइम वाली बात है, उसको हम कह रहे हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज कंट्रोल्ड बाय merchants and the goods were produced by a vast number of producers working within their family farms, not in factories। यहाँ पे दो लोग मेजर रोल प्ले करते थे, मर्चेंट्स और जो वर्कर हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम था, मतलब जहां पे मॉडर्न फैक्ट्रीज नहीं है, जो पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम था ये मर्चेंट्स कंट्रोल करते थे और गुड्स, ठीक है, गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते थे। अब ये प्रोड्यूसर्स कौन होते थे, मतलब जो फैमिलीज हो गए, है ना, फार्म्स में अपने काम कर रहे, फैक्ट्रीज में काम नहीं कर रहे, कुछ पर्सनल फैमिलीज हैं, छोटे छोटे वर्कर्स हैं, ये काम करते थे, ये प्रोड्यूस करते थे और इनका टाई अप रहता था मर्चेंट्स के साथ, उनके गुड्स को भैया खरीदते थे और मर्चेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनली उसको सेल किया करते थे और अच्छा खासा होता था, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई हुआ क्या, हुआ ये, जो गिल्ड्स थे, गिल्ड्स ने क्या किया, गिल्ड्स ने ना काइंड ऑफ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते थे वो कि, और मर्चेंट्स को मतलब काइंड ऑफ वो बिजनेस नहीं करने दे रहे थे, ठीक है, वो रोकते थे कि नहीं और कोई नया मर्चेंट इंक्लूड नहीं होगा और कोई नया मर्चेंट बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है। गिल्ड्स बन गए थे, तो गिल्ड्स क्या कर रहे थे, ये रोक रहे थे, तो मर्चेंट्स को भैया क्या करना पड़ा, मर्चेंट्स को मूव करना पड़ा कंट्री साइड, ठीक है, कंट्री साइड जो गांव वाले एरिया थे वहां पे मर्चेंट्स को मूव करना पड़ा। 17 से 18 सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, वहां पे मूव करना पड़ा काम के लिए, ठीक है, काम के लिए। और वो वहां पे किसको बोलते थे, जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, उनको बोलते थे कि तुम काम करो, ठीक है, तुम फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करो और मैं जो हूं मैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचूंगा, ठीक है। और गिल्ड भाई ऐसे क्यों करते थे कि रोकते थे, है ना, तो वो इसलिए रोकते थे ताकि कोई नया मर्चेंट इन्वॉल्व ना हो, नया मर्चेंट ना आए, इसलिए वो रोकते थे, ठीक है। सो बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ भाई, तो 17 से 18 सेंचुरी में मर्चेंट्स जो है टाउन्स के इन यूरोप बिगैन मूविंग, मैंने बताया ना गिल्ड्स हुआ करते थे, तो गिल्ड्स जो हैं वो टाउन्स वगैरह में उनको काम नहीं करने देते थे, ठीक है, दे वर स्टॉपिंग। कौन स्टॉप कर रहा था, गिल्ड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, गिल्ड जो है ये स्टॉप करते थे मर्चेंट्स को, स्टॉप मर्चेंट्स इन टाउन्स फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है, बिजनेस वगैरह करने से उनको रोकते थे, ठीक है, आप वहां पे डील नहीं कर सकते, ये सब क्यों करते थे, ताकि कोई नया मर्चेंट जो है वो बाहर ना निकले, बाहर कोई नया मर्चेंट ना आए, वो बस जो गिल्ड ने एक ग्रुप बना लिया बस उन्हीं लोगों का ग्रुप रहे, ठीक है। तो इस वजह से जो मर्चेंट्स हैं वो यूरोप के जो कंट्री साइड बेटा क्या होता है, जो उनके गांव वाले एरिया हैं, ठीक है, वहां गए, ठीक है, वहां जाने लगे वो, और उन्होंने भाई पीजेंट्स और आर्टिजन्स को पैसे दिए और उनको बोला कि भाई आप प्रोड्यूस करो, ठीक है, आप प्रोड्यूस करो और हम जो है इन चीजों को हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। मतलब ये गिल्ड हमें भले रोक रहे हैं पर हम इनकी वजह से रुकेंगे नहीं, ठीक है, क्या हम इनकी वजह से रुकेंगे नहीं, हम भी सामान बेचेंगे। तो वो जाते थे कंट्री साइड, ठीक है,
पैसा देते थे पीजेंट्स और आर्टिजन्स को और बोलते थे कि आप फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, देखो रॉ मटेरियल क्या होता है, वो चीज है रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन जो है ये एक रॉ मटेरियल है बेटा, ठीक है। अब कॉटन से इसकी शर्ट बन गई, कॉटन शर्ट बन गई, तो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो वो बोलते थे कि आप फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाओ और हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। कौन बेचेंगे? मर्चेंट्स बेचेंगे। और कौन फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगा? पीजेंट्स और आर्टिजन्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है ना, ये इंडस्ट्रीज वाली, ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज थी, ये पहुंच रही थी हमारी कंट्री, यूरोप की कंट्री साइड तक भी, ठीक है। तो भाई ये हो रहा था। अब इसमें भी भाई तीन चीजें देखते हैं। स्टेपल्स, ऐसा इंसान, एक पर्सन जो कि वूल को सॉर्ट करता है उसकी फाइबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। फुलर होता है एक ऐसा जो फुल करता है और गैदर करता है क्लोथ को प्लीट करके, ठीक है। उसके बाद आता है कार्डिंग, एक प्रोसेस है जहां पे फाइबर्स इन व्हेन फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग, ठीक है। तो एक प्रोसेस है जहां पे फाइबर्स बनाए जाते हैं कॉटन या वूल के, उनको स्पिनिंग करने के पहले, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस है भैया, ये यूजफुल होती थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी कपड़ा वगैरह बनाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में भी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, कैसे जो है फैक्ट्रीज आई। लेट्स सी द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय द 1730s। 1730 से ही हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज आना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी, देखो बेटा यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो वहां पे डेट आएगी 1800 वाली, ठीक है। हम पीछे वाले उसमें रेफर करते हैं, ठीक है। तो जैसे 1730s है तो दिस इज 18th सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे हम 1730s की बात करें, सो दिस इज व्हाट सेंचुरी? 18th सेंचुरी। और यहाँ पे 19th सेंचुरी है, दैट मींस 1800 वाली चीजें चलेंगी, ठीक है, डेट्स चलेंगी। तो इन अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब स्टार्टिंग की 1800 वाली डेट्स में, फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। मतलब क्या है? मतलब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है, फैक्ट्रीज जो है, हमें देखने को मिलने लगी थी स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी में। जो लैंडस्केप है ना, जो इंग्लिश लैंडस्केप है, वहां पे जो वहां का उनका लैंड है, वहां पे हमें बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही थी। भाई क्यों मिल रही थी? अब क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था टेक्नोलॉजी का, मशीन्स डेवलप हो रही थी, इन्वेंशंस हो रहे थे, है ना। इंग्लैंड में भैया और भी पूरे यूरोप में इन्वेंशंस हो रहे थे, स्पेशली ब्रिटेन में भाई सबसे पहले हुए हैं, मशीन्स डेवलप हुई हैं, तो वहां सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो इन इन्वेंशंस की वजह से लोग जो है टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे थे, इंडस्ट्रीज को एक्सेप्ट कर रहे थे ना, फैक्ट्रीज को भी एक्सेप्ट कर रहे थे और डेवलप कर रहे थे, उनको बना रहे थे, ठीक है। फर्स्ट सिंबल ऑफ दिस न्यू एरा वाज कॉटन। और कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कॉटन रॉ मटेरियल, हमारा इंडिया वाज आल्सो द सप्लायर ऑफ कॉटन, राइट, रॉ मटेरियल का सप्लायर था। तो कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट बना भाई। देखो मशीन्स कैसे बनती थी? आयरन से। तो आयरन बहुत फेमस हुआ उस टाइम पे और कॉटन बहुत फेमस हुआ क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आई थी, ठीक है। तो कॉटन और आयरन बहुत फेमस हुए, तो यहाँ पे भाई कॉटन आया है ना, नया एरा आया कॉटन का 1760 में, 1760 में ब्रिटेन जो है, अब आप ये देखो कि कितनी तेजी से फैक्ट्रीज डेवलप हो रही थी, रिवॉल्यूशन आ रहा था, है ना। 1760s में ब्रिटेन जो है 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन इंपोर्ट करता था। इंपोर्ट मतलब बाहर से मंगाना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इंपोर्ट मतलब मांगना, ठीक है।
कहां से? बाहर से, बाहर से। ओके, और एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट इज व्हाट? भेजना, ठीक है, भेजना, कहां? बाहर भेजना, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया इंपोर्ट कर रहा है कॉटन, मतलब बाहर से किसी कंट्री से वो कॉटन ले रहा है, और एक्सपोर्ट कर रहा है मतलब बाहर किसी कंट्री को कॉटन दे रहा है, ठीक है, ये होता है। तो 1760 में ब्रिटेन जो है वो 2.5 मिलियन पाउंड्स कॉटन इंपोर्ट करता था, रॉ कॉटन इंपोर्ट करता था, ठीक है। और 1787, बताओ, इतने से टाइम स्पेन में इसका जो इंपोर्ट था वो कितना हो गया था? 22 मिलियन। अब सोचो 2.5 मिलियन से 22 मिलियन पाउंड्स पहुंच गया था। अब भाई जनता भी अच्छी थी, यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, है ना, और अच्छी खासी पॉपुलेशन थी ना, पॉपुलेशन थी, खूब पॉपुलेशन थी भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, है ना, टाउन्स एकदम भर रहे थे, बाहर कंट्री साइड से, गांव से जो लोग हैं वो आ रहे थे इंडस्ट्रीज में भाई, कि उनको जॉब मिल जाए। और इजी भी नहीं था, पता, जॉब लेना इजी भी नहीं था, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, सबको नहीं मिल पाती थी, ऐसी कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी, देखेंगे हम धीरे धीरे आगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो भाई देख रहे हैं आप 1760 में कितना था? 2.5 मिलियन पाउंड्स था, है ना, और 1787 में ये हो गया 22 मिलियन पाउंड्स, है ना, इतना बड़ा, इतना ज्यादा इंपोर्ट इनका बढ़ चुका था। उसके बाद फैक्टर्स दैट मेड इट पॉसिबल, सीरीज ऑफ इन्वेंशंस एंड चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ ये, क्यों इतना बड़ा इंपोर्ट में डिफरेंस आया? 2.5 से आप सिर्फ सीधा 22 पे पहुंच गए, क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेंशंस हो रहे थे, है ना, नई नई मशीन्स आ रही हैं, न्यू मशीन्स डेवलप हो रही हैं, है ना, नई नई मशीन्स डेवलप हो रही हैं। और क्या हो रहा है भाई? न्यू मशीन्स आ रही हैं, उसके बाद और क्या हो रहा है? न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है ना, जो वर्क है वो इजी हो रहा था ये इंडस्ट्रीज मशीन्स की वजह से, ठीक है, बाय द यूज ऑफ मशीन्स, है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग, डिमांड बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो भाई डिमांड भी बढ़ रही थी ना, सब कुछ भाई, सब कुछ हो रहा था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इन्वेंशंस हुई, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी आई, नई नई मशीन्स बन रही थी, ठीक है, और भाई प्रोडक्शन भी जो है अच्छा पड़ रहा था, कि पॉपुलेशन अच्छी हो रही थी भाई, और क्या हो रहा था, और डिमांड जो है बहुत ज्यादा हो रही थी। तो दे नीडेड कि हमें अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दिया, है ना, इसलिए जो है कॉटन का इंपोर्ट बढ़ गया था, ठीक है। ऑल द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वर ब्रॉट अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। देखो पहले ये चीज हमने देखी ना, कि अलग अलग काम थे भाई, किसी को स्टेपल करना है, किसी को फुल करना है, कार्डिंग होनी है, अलग अलग काम थे। तो क्या होता था ना, डिफरेंट स्टेप्स की वजह से, डिफरेंट स्टेप्स या जो स्टेजेस होती थी, कहां पे? इंडस्ट्रीज में, उसकी वजह से क्या होता था? उसकी वजह से क्या होता था? टाइम कंज्यूमिंग थी वो, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग थी, और क्या हो रहा था? टाइम कंज्यूमिंग थी, और क्या, काम जो है वो जल्दी नहीं हो पाता था, बहुत ज्यादा लेबर लगती थी, ठीक है, अलग अलग जो है लोगों को करना पड़ता था, ठीक है, लेबर रिक्वायर्ड होती थी, ओके। उसके बाद भाई और क्या होता था? कंफ्यूज्ड टास्क होते थे, मतलब अगर भाई कहीं से हमको कुछ लेना है, कहीं से हमको कुछ लेना, तो कंफ्यूज्ड टास्क रहते थे, ठीक है। तो जितनी भी प्रोडक्शन की प्रोसेसेस थी, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें जितनी भी प्रोसेसेस को करना पड़ता था, उन सबको एक रूफ और एक मैनेजमेंट के अंडर लाया गया। अब वन रूफ एंड वन मैनेजमेंट क्या है? एक इंडस्ट्री बनाई गई,
राइट। इंडस्ट्री बनाई गई और प्रोडक्शन को कंबाइन कर दिया गया। ये जो अलग अलग स्टेप्स थे, अलग अलग जो स्टेजेस थे, उनको साथ लाया गया, है ना, साथ लाया गया ताकि काम देखा जा सके। क्योंकि भाई अगर मान लो हम स्टेपल वाले के पास गए, उसने कहा नहीं बना भैया, अभी हम कैसे देते तुमको, नहीं हुआ काम, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को भाई देखना पड़ता था कि काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ना सही से काम हो रहा है, टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बहुत कंफ्यूज्ड टास्क हो गए थे, है ना। तो वो सब सॉर्ट करने के लिए और इंडस्ट्रीज को बनाया गया ताकि जो सारे काम है वो एक छत के नीचे किए जा सके, ज्यादा लोगों को सुपरवाइज नहीं करना पड़े, इजीली हम देख सकें कि ठीक है ये काम हुआ है अभी या नहीं, स्टेपल वाला काम हुआ है, फुलर वाला काम हुआ है या नहीं, कार्डिंग हो रही है या नहीं, सब सारे स्टेप्स को साथ में एक छत के नीचे लाया गया और प्रोडक्शन ताकि बढ़ सके, काम जो है वो इजी हो सके, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, ठीक है, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। तो भाई ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज जो हैं इकट्ठे एकदम से चेंज हो गई, नहीं, हर चीज देखो, कोई भी रिवॉल्यूशन होता है ना बेटा, वो विथ टाइम ही होता है ना। चेंज जो है वो धीरे धीरे आता है, और जो धीरे धीरे चेंज आता है गेस वो ज्यादा एडेप्टेबल होता है, राइट। अगर मान लो कोई एक इंसान है, ठीक है, वो सालों साल से चावल नहीं खाता, वो सिर्फ रोटी खाता है, दैट पर्सन डजंट इवन वांट, भाई उसको पता भी नहीं है कि चावल कैसे होते हैं, और उसको उसके हाथ से रोटी छीन के उसके सामने चावल रख दिए जाएंगे, वो ये कहेगा नहीं ये क्या चीज, नई चीज है, इसको कैसे खाना है, इसको खाएंगे, मतलब उसका मन नहीं करेगा, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा ना। और हम धीरे 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 अगर चीजें करेंगे, चीज धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे चावल से, तो उसका टेस्ट जो है डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे ही इंडस्ट्री या कोई भी बेटा जो रिवॉल्यूशन होता है ना, वो धीरे 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 विथ टाइम लोग उसको अडेप्ट कर पाते हैं, राइट। तो इंडस्ट्रियल चेंज जो हुआ या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ, या जो फैक्ट्रीज आई, जो इंडस्ट्रीज आई, वो ऐसा नहीं है कि भाई आज हमने रात को सोचा कि कल इंडस्ट्री को बना देंगे, कल सुबह उठे इंडस्ट्री बना दी, सब लोग आए इंडस्ट्री बन गई, इंडस्ट्री बन गई, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे इंडस्ट्रियल चेंज आया, धीरे धीरे स्टेप्स में, फेजेस में, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम फर्स्ट फेज की बात करेंगे, ओके, हम सबसे पहले भाई फर्स्ट फेज की बात करेंगे, ओके। तो फर्स्ट फेज में क्या हुआ, कॉटन जो है सबसे लीडर बन गया था, ठीक है। कॉटन जो है बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, कॉटन बहुत ज्यादा मांग में आ रहा था, कॉटन बहुत लोग मांग रहे थे, क्योंकि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासे जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, डेवलप हो रही थी। तो कॉटन जो है एक लीडिंग सेक्टर बन गया था फर्स्ट फेज में, ठीक है। कॉटन में बहुत, कॉटन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, वहां पे हमने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा अप टू 1840s, ठीक है। आयरन और स्टील, अब भाई जब इंडस्ट्रीज बन रही हैं तो मशीन्स तो चाहिए, मशीन्स भाई कॉटन से तो बनती नहीं है, या फिर प्लास्टिक से तो बनती नहीं है, तो काय से बनती है, किस चीज से बनती है, मशीन्स बनती हैं आयरन से, ठीक है, स्टील से। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही थी, ठीक है। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज रैपिडली बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी, ठीक है, मशीन्स बना रही थी, भैया मशीन्स चाहिए थी, तो उसके लिए भी, और रेलवेज बहुत एक्सपैंड हो रहे थे, ठीक है। रेलवे का एक्सपेंशन क्यों हो रहा था भाई, अब इंडस्ट्रीज देखो, सारी चीजें ना आपस में जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे आप इंडस्ट्री बना लो, ठीक है। अब इंडस्ट्री में यू नीड व्हाट, यू नीड मशीन, ठीक है, यू नीड रॉ मटेरियल, ठीक है, उसके बाद यू नीड व्हाट, यू नीड लेबर, ठीक है, थोड़ी बहुत तो लेबर चाहिए, यू नीड ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ठीक है। तो देखो मशीन का ऐसे बन रही है, आयरन एंड स्टील से बन रही है, ओके। रॉ मटेरियल भाई जैसे मान लो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कोई, ठीक है, तो रॉ मटेरियल होगा इसका कॉटन, लेबर हो गई भाई, अब लेबर आएगी तो कैसे आएगी लेबर, रेलवे से आएगी भाई,
रेलवे इसलिए एक्सपैंड हो रहे थे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हुए हैं ना, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है, तो कैसे होगा भाई? दूसरे मार्केट्स में जाके बेचना है तो रेलवे से होगा, है ना। तो कॉटन जो है वो लीडिंग हो ही रही थी बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही थी, ठीक है। ये तो इसलिए कॉटन जो है लीडिंग सेक्टर बन रहा था। उसके बाद आयरन एंड स्टील बन रही थी, इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही थी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज बढ़ रही थी उसमें मशीन्स वगैरह की जरूरत थी, तो आयरन एंड स्टील चाहिए, ठीक है। लेबर है, लेबर को बहुत सारी जो लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे थे, ठीक है। तो वो रेलवे बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन करना था अब उनको, भाई एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना है, या तो ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए जो है रेलवे एक्सपैंड होती है। अब रेलवे भी जो है वो उसमें भी क्या आयरन और स्टील का यूज हो रहा था। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज और कॉटन ये सबसे ज्यादा एक्सपैंड हो रही थी। कब? फर्स्ट फेज में, ठीक है। कहां पे? हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, 1840s की बात कर रहे हैं, ठीक है, और 1860s इन कॉलोनी। और कॉलोनीज में भी भाई ये नहीं भूलना, कॉलोनीज क्या होती हैं? कॉलोनी क्या होती हैं? जैसी इंडिया हो गई, ठीक है, म्यांमार हो गई, ओके, उसके बाद हमारा सिंगापुर हो गया, ठीक है, एंड मेनी मोर। तो इंडिया जो है एक ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज थी, यूरोप की जो कंट्रीज थी, ये दूसरे देशों में जाके अपनी कॉलोनी सेट कर लेती थी ना। ऐसा नहीं भाई, कॉलोनी मतलब ये नहीं कि भाई फलाना ठिकाना ये वाली गली वाली कॉलोनी। इंग्लैंड में ही बात नहीं करे, मतलब इंग्लैंड में तो एक्सपेंशन हो रहा था, है ना, कॉटन का और आयरन स्टील का इंग्लैंड में तो हो रहा था। साथ साथ उसकी जो कॉलोनीज थी, जैसे हमारी इंडिया हो गई, है ना, हमारे इंडिया में भी भाई हमें रेलवे का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, है ना। और तो और हमारे इंडिया से जब यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा था रेलवे का, अपनी कंट्री में जब इंग्लैंड वाले कर रहे थे, तो हमारी इंडिया से जो है टिम्बर का यूज किया जाता था उस टाइम पे रेलवेज में। तो हमारी इंडिया से वुड को बताओ लेके आया जा रहा था। तो हमारे जो फॉरेस्ट हैं ब्रिटेन ने तो बहुत ज्यादा ही काटे हैं, ठीक है। तो जैसे ये कॉलोनीज क्या हो गई, वो कंट्री जो दूसरे देशों में जाके अपनी सोसाइटी, अपनी कॉलोनी सेट कर लेती है, ठीक है। तो उन कंट्रीज को हम कॉलोनियल कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी, म्यांमार, सिंगापुर, बहुत सारी ऐसी अलग अलग कॉलोनीज थी, ठीक है। तो 1840 से 1860s में हम देखते हैं कि कॉलोनीज वगैरह में भी जो है एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। ये हो गया भाई हमारा फर्स्ट फेज। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट सेकेंड फेज। तो ठीक है भाई, सेकेंड फेज में क्या हुआ? सेकेंड फेज में हम देखते हैं जो नई इंडस्ट्रीज हैं। देखो यहाँ पे हम देखते हैं ना, थोड़ा सा पेस जो है ना स्लो था, है ना। इंडस्ट्रियल चेंज का जो पेस है वो स्लो था, वो एकदम तेजी से नहीं हो रहा था, ठीक है। फर्स्ट फेज में हमने देखा इंडस्ट्रीज जो है कॉटन में बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही थी और आयरन और स्टील में कर रही थी। सेकेंड फेज में हम देखते हैं जो नई नई इंडस्ट्रीज हैं वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को इजिली डिस्प्लेस नहीं कर पाई थी, मतलब उनकी अभी भी वो प्रॉपर जगह नहीं ले पाई थी। क्यों? क्योंकि लोगों को हाथ का काम अभी भी बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। हाथ का काम, देखो जैसे कोई कंपनी है या कोई इंडस्ट्री है, वो एक जैसी चीज बहुत सारी बनाएगी ना। जैसे इंडस्ट्री ने कोई एक, मान लो शर्ट बनाई, तो उसने वैसी शर्ट बहुत सारी बनाई, है ना। तो बहुत सारे लोगों के पास हम देखने को मिल सकती है वो शर्ट। बट जो हाथ से काम हो रहा है, तो हर जो हाथ का काम है वो कस्टमाइज भी किया जा सकता है, आप अपने तरीके से बना सकते हो, आपको हाथ का काम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो लोग बाग ना थोड़े बहुत उसकी तरफ झुकाव था उनका अभी भी, ठीक है। तो जो नई इंडस्ट्रीज थी वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को डिस्प्लेस जो है वो इजिली नहीं कर पा रही थी। और बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब बताओ, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि भाई इंडस्ट्रीज जो है आ रही हैं, और 19th सेंचुरी का एंड हो गया था और सिर्फ 20%, लेस देन 20% लोग ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड थे।
तो ठीक है, तो इतनी इजीली जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रही थी न्यू इंडस्ट्रीज। ठीक है, थर्ड फेज देखते हैं भाई। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो देखो उस टाइम पे स्टीम इंजन्स जो है उनका डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, तो भाई आपको लग रहा होगा कि हाई स्टीम इंजन आ गया था तो बहुत एकदम डेवलपमेंट हो गया होगा ये वो, बट लोगों ने ना उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट किया, एकदम से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। विथ टाइम उन्होंने ना उसको एक्सेप्ट किया था। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी ना, तो वो ये जो मेटल इंडस्ट्रीज हैं लाइक आयरन और स्टील या फिर स्टीम इंजन, इनसे इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थी। ठीक है, इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थी, उनको लगता था कि नहीं हम अपने में एकदम इनफ हैं, वी डोंट वांट दिस न्यू टेक्नोलॉजी या ये नई मशीन्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और तो और उन्होंने मतलब वो स्टैग्नेंट भी नहीं रहे कि जैसे हम है वैसे, उन्होंने खुद को इम्प्रूव कर लिया था, है ना। जैसे कुछ उन्होंने नई टेक्निक सीख ली थी जिससे काम जल्दी हो सके, है ना। मतलब उन्होंने मशीन्स का यूज नहीं किया, वो मशीन्स की तरफ, मेटल इंडस्ट्री की तरफ नहीं गए, उन्होंने इवन खुद को इम्प्रूव कर लिया, नई नई चीजें सीख ली, अपना काम वो इम्प्रूव कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो स्टैग्नेंट हो गए कि हाय अब हम क्या करें, इंडस्ट्रीज आ गई हैं हमारा क्या होगा, नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं तो क्या हुआ, हम अपने काम को और अच्छा बना सकते हैं, हम भी अपने काम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उन्होंने नई नई टेक्निक्स वगैरह सीख ली थी अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। तो वो स्टैग्नेंट नहीं रहे। ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस वर द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन मेनी नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर, और छोटे छोटे नए नए इनोवेशंस किए गए, है ना। और नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर मतलब ऐसा सेक्टर जहां पे मशीन्स नहीं है। ठीक है, मैकेनाइज्ड सेक्टर होता है जहां पे मशीन्स का यूज हो रहा है। तो ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज मशीन्स का यूज तो कर नहीं रही थी, तो दीज वर नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर। तो लोगों ने नए नए इनोवेशंस किए, अपने अपने अंदर ही नए नए बदलाव लेके आए, अपने टेक्निक्स चेंज किए और अपना क्या किया, ग्रोथ बढ़ाई, अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया उन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड फेज। भाई फोर्थ फेज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली बिकॉज। फोर्थ फेज में हम देख रहे हैं कि भाई ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं वो स्लोली हुए हैं। क्यों हुए हैं स्लोली? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव थी। लोग बाग, हर इंसान या हर इंडस्ट्री वाला या हर लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी थी वो एक्सपेंसिव थी, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही थी एक्सपेंसिव थी, इसलिए उसको लोग एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे हो रहा था, चेंज जो है स्लोली हो रहा था। ठीक है, मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली। तो जो मशीन्स हैं वो भाई खराब हो जाती थी और उनको रिपेयर कराने के लिए पैसा देना पड़ता था। तो भाई उस टाइम की बात है, लोग पैसे एकदम जोड़ जोड़ के रखते थे, पैसे वैसे ही नहीं, मुझे टेक्नोलॉजी वैसे ही एक्सपेंसिव, ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, वर्कर्स जो है उनको अच्छे से ही काम मतलब मशीन्स को ऑपरेट करना आता नहीं था, मशीन्स खराब हो जाती थी, काम रुक जाता था और उनको सुधरवाना भाई कॉस्टली पड़ता था। तो लोग जो है ना उनसे दूरी रहते थे कि तुम रहने दो, अपनी मशीन को अपने पास रखो, हम तो अपना लेबर से काम करा लेंगे, उस पे ज्यादा पैसा लगेगा, मशीन को सही कराने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा, लेबर को कम पैसे देके हम काम करा सकते हैं। तो वो लोग ना थोड़ा उनका उसकी तरफ, अपने हाथ वाले काम की तरफ, नॉन मैकेनाइज्ड चीजों की तरफ उनका ज्यादा झुकाव था। They were not as effective as their inventors and manufacturers claimed। मतलब वो सोचते थे जैसे जो मैन्युफैक्चरर हैं जो इनको बना रहे हैं नई नई मशीन्स वगैरह को, तो वो सोचते थे कि नहीं इतना इफेक्टिव नहीं है जैसे ये बोल रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं कि ये कर देगा वो कर देगा, तो ये मशीन तो उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो लोगों को भरोसा ही नहीं था, ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि उनको लेना ही चाहिए, अडॉप्ट करना ही चाहिए। नहीं, वो अपने हैंड वर्क की तरफ, इंडस्ट्रियल जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनकी तरफ उनका झुकाव था, वो रेडी नहीं थे मैकेनाइज्ड होने के लिए। ठीक है, दीज वर द 4 phases which we have discussed and we have discussed the pace of industrial change। okay, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉटन जो है लीडिंग सेक्टर होता था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में टेक्सटाइल जो है एक डायनेमिक सेक्टर था, डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड था। और जो ऑर्डिनरी और जो स्मॉल इनोवेशंस लोगों, जो नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर थे, मतलब जहां पे जो लोग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने अपने अंदर ऑर्डिनरी और थोड़े थोड़े इनोवेशंस कर लिए थे, जैसे फूड प्रोसेसिंग वाले हो गए, बिल्डिंग या फिर पॉटरी या फिर ग्लास वर्क। तो इन्होंने ना
अपने काम को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए खुद में ही इनोवेशंस कर लिए थे, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। और जो टेक्नोलॉजी, जो भी चेंजेस हुए वो हम देखते हैं कि स्लोली स्लोली हुए, धीरे धीरे हुए, और वो एकदम से नहीं फैले, है ना, धीरे धीरे ये जो चेंजेस है, जो टेक्नोलॉजी है, ये धीरे धीरे स्प्रेड हुई, एकदम से ये स्प्रेड नहीं हुई है, ठीक है। अब व्हाई न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट कुड नॉट डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, क्यों नहीं कर पाया, ये आता है डायरेक्ट भैया, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि क्यों नहीं कर पाया भाई, क्यों इन जो नए इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस नहीं कर पाए थे। आपको ये पॉइंट्स लिख के आने हैं, आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। वेरी शॉर्ट में आए तो भाई 1 या 2 पॉइंट लिख दो, लॉन्ग में आता है तो सारे पॉइंट्स लिख दो, ऐसे करना है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रीज वाज लेस, अभी भी कम ही लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, ज्यादा लोग इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे चेंज आ रहे थे, लोग बाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे नई टेक्नोलॉजी को, वो अडेप्ट नहीं कर पाए थे, उनके मन में ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। क्लॉथ इंडस्ट्री भैया डायनेमिक थी, ठीक है, डायनेमिक मतलब जो हमें ना सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी हमें देखने को मिलता था, कि मतलब कभी कभी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले जो लोग हैं वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर दे रहे हैं, और कभी कभी कम कम मतलब लोगों को फायर कर देते। जैसे क्रिसमस के टाइम पे बुक्स ज्यादा बनने लगती थी, तो लोग बाग जो हैं ज्यादा उस टाइम पे हायर कर लेते थे, और उसके बाद लोगों को फायर कर देते थे। तो क्या होता था, ऐसी क्लॉथ इंडस्ट्री वाज डायनामिक, तो एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो स्टेबल नहीं रह पाता था, लोग डरते थे भाई कि फायर कर दिए जाएंगे, निकाल देंगे ये, ठीक है। टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव थी, ठीक है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे टेक्नोलॉजी को, वो एक्सपेंसिव थी, और लार्ज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज डन इन हैंडलूम्स। अभी भी जो गली गली में अभी भी छोटे 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 कारखाने थे, मतलब छोटे छोटे जो हाथ से काम करने वाले जो लोग थे वो अभी भी अपना काम चला रहे थे। तो बहुत ज्यादा जो प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो अभी भी वो हैंडलूम में होता था, ठीक है। तो भाई ये सारे स्टेप्स थे, इनकी वजह से ये इंडस्ट्रीज जो नई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, नई इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस नहीं कर पा रही थी। ओके ओके, सो दिस वाज आवर लेक्चर अभी का, ठीक है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और आई गेस इसके 2 पार्ट्स और आएंगे। मैंने सोचा था कि शायद ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा, बट ये अच्छा खासा लंबा चैप्टर है थोड़ा, सो इसके शायद 2 पार्ट्स और आएंगे, और 2 पार्ट्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको इस लेक्चर के, किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल और स्कोप प्लस ऐप से मिल जाएंगे, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय बच्चों।